ठीक है बेटा। नमस्कार 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 नमस्कार। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं भाई, और बहुत शांति से चीज़ों को सुनना समझना, इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात आएगी नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे काम करने का। भावना जी गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है आप, मैं भी ठीक हूँ वैसे तो खैर। तो देखो भाई, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, मतलब जो पढ़ाऊंगा उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने का। इस बार बीपीएससी में ऐसा हुआ है। कंप्लीट जी गुड इवनिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो चैप्टर बेटा हमारा वो होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन मॉडर्न हिस्ट्री में। आज से प्रॉपर आपका स्टार्ट होता है। आदित्य, मेरे घर का नाम आदित्य है बेटा। मेरा मेरे फ्रेंड लोग जो बोलते हैं नोट्स अभी कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो पढ़ाऊंगा उसी नोट्स को एज इट इज छाप दो, उसी को लिख लो, उसी को प्रैक्टिस कर लेना, क्लास के बाद काम हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन वो जो मैं लिखूंगा वो भी, और जो मैं प्रिंटेड आपको दूंगा वो भी, दोनों। ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का भारत में आगमन। अब यूरोपियन का आगमन की अगर हम बात करें, यूरोपियन का भारत में आगमन, यूरोपियन का भारत में आगमन। देखिए क्या होता है, सबसे पहले, नमस्ते बेटा नमस्ते। सबसे पहले इसका एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि इंडिया में किस किस तरीके से कौन से सीक्वेंस में ये लोग इंडिया आए थे, मतलब यूरोपियन लोग दूसरी रूट से आए थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया बाय सी रूट, बाय सी रूट। मतलब सिंपल पॉइंट, समुद्री रास्ते से। किससे? समुद्री रास्ते से। जैसे लिखता जाऊं वैसे समझते जाना। से नोट चाहो तो बाद में कर लेना, नोट करने की कोई खास आवश्यकता नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर बाद में नोट बनाना चाहो बना लेना उसके बेस पर। तो समुद्री रास्ते से भारत में यूरोपियन का आगमन, मतलब यूरोपियन लोग जो इंडिया आए थे वो समुद्री रास्ते से आते हैं। तो आगमन जो हुआ, प्रवेश जो हुआ, सबसे पहली चीज आती है कि क्यों आए समुद्री रास्ते से जो ये लोग आए हैं, उसके आने का मेन मकसद क्या था। तो अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं सीक्वेंस आपका लिख देता हूँ। इनमें जो सबसे पहले आते हैं वो कौन थे? वो थे पोर्चुगीज, पुर्तगाली बंदा था जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में इंडिया आया था। नमस्कार बेटा गुड इवनिंग। मतलब सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो थे डच, सीक्वेंस में डच। लिखना चाहो आप लिख लो, आप लिखना चाहो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लिखना चाहो बाद में लिख लेना, आप नहीं भी लिखना चाहो तो पीडीएफ एज इट इज पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखना चाहो, फिर भी प्रैक्टिस अपनी कर लेते हो तो अच्छा रहता है, अपने नोट्स काम आते हैं। कुछ और उसमें एड ऑन वगैरह करना हो तो वो हो जाता है। तो डच जो है वो है 1602। देन उसके बाद में आते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश ही होते हैं आपके इंग्लिश। ब्रिटिश का जो टाइम पीरियड होता है वो 1602 है बेटा, 1502 नहीं है। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है 1608 बाई द सी रूट। वैसे उससे पहले लैंड रूट से आ गया था। देन फिर उसके बाद में आता है डेन। डेन का मतलब डैनिश भी होता है, डेन का मतलब डैनिश भी होता है। देन उसके बाद में आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी। अब देखो आप लोग कोई कुछ नहीं बोलो, बस पढ़ते रहो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फ्रेंच या फ्रांसीसी के बाद में नेक्स्ट जो आए थे वो कौन थे? वो थे स्वीडिश, जो आपको 99.9% बुक में नहीं लिखा मिलेगा, इसीलिए एग्जाम में भी बहुत रेयर आता है स्वीडिश। गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें डेन का तो 1616 में आते हैं, डेनमार्क वाले लोग थे। फ्रेंच जो थे 1664 में थे। स्वीडिश के अलग अलग जगह पर अलग अलग ईयर लिखा मिलता है, अभी बताऊंगा, रुको जरा वेट करो। 1731 या 1734। अब देखिए सबसे पहले हमने बात की पोर्चुगल। तो पुर्तगाली लोग पुर्तगाल से आए थे, पोर्चुगल से आए थे। डच जो लोग थे वो आए थे नीदरलैंड से। नीदरलैंड को आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम हॉलैंड हुआ करता था। नीदरलैंड को पहले हम किस नाम से जानते थे? हॉलैंड के नाम से जानते थे। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश ब्रिटेन से आए थे, डेन डैनिश डेनमार्क से आए थे। देन फिर फ्रेंच आते हैं, फ्रांसीसी वो फ्रांस से आए थे, और सबसे लास्ट में स्वीडिश जो कि आपके कहाँ से आए थे? स्वीडन से आए थे। कहाँ से आए थे? स्वीडन से आए थे। ठीक है, क्लियर। ये बेटा 1602 है रामप्रीत, ये 1502 नहीं है। जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान दो। अब जो पोर्चुगीज लोग हैं या डच हैं या ब्रिटिश हैं या डेन है या फ्रेंच है या स्वीडिश है, कोई भी हो, इंडिया आने का मेन मकसद क्या है, मतलब क्यों आगे फालतू का? तो एक्चुअली क्या होता है, जब इंडिया में पुर्तगाली लोग आए थे, इंडिया में पुर्तगाली, तो पुर्तगाली जो बंदा था उसका नाम था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा कभी भी इंडिया नहीं आना चाहता था। एक्चुअली वो निकला था पहले अमेरिका के रास्ते की खोज में। किसमें निकला था? अमेरिका के रास्ते की खोज में, डिस्कवर करने के लिए निकला था वो। अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट था वहाँ जाना चाहता था, बट बाई मिस्टेक कह सकते हो या भटकते भटकते कह सकते हो, वो इंडिया आ गया। इंडिया का जो रूट डिस्कवर करना है उसके पीछे का रीजन होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो वास्को डी गामा निकला था अमेरिका जाने के लिए। कोलंबस जो निकला था वो आया था इंडिया आने के लिए, स्पेन से निकला था, लेकिन उल्टा हो गया। जिसको स्पेन से इंडिया आना था वो पहुंच गया अमेरिका, और जिसको अमेरिका जाना था वो आ गया इंडिया। तो वास्को डी गामा इंडिया आया। अब देखो वास्को डी गामा जो इंडिया आया था उसने कौन सा रूट लिया था? ये है देखो पोर्चुगल। अगर आप मैप देखोगे तो वास्को डी गामा का रूट है ये लिस्बन नाम की जगह है, जो इसकी कैपिटल है पोर्चुगल की। गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग। बेटा वो मैंने महाजन पर पढ़ाया नहीं, मैंने तो जरा सा पढ़ाया था। मैंने आपको महाजन पर कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने तो आपको बस जरा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। पहली 2 क्लास इंट्रोडक्शन की थी, आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है। ठीक है, मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दिया था वो पहली 2 क्लासेस में। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले मॉडर्न पूरा होगा, फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, फिर आपका बिहार पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फोकस करो यहाँ पर। तो क्या होता है, ये लिस्बन नाम की जगह पोर्चुगल, पुर्तगाल के अंदर, यहाँ से वास्को डी गामा निकला, ये साइड से इस तरह से होता हुआ, और इधर से नीचे आएगा। ये वाला रास्ता लिया है, ये वापस जाने वाला है, जो ऊपर एरो जा रहा है वो वापस जाता है रास्ते से, और जो नीचे की तरफ आ रहा है आने वाला है, सेंट हेलेना होते हुए अटलांटिक ओशन वाला जो रूट है वहां से होते हुए पहुंच गए अफ्रीका का बिल्कुल सदर्न पॉइंट है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, उसमें साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है बेटा। साउथ अफ्रीका में एक जगह केप ऑफ गुड होप। कौन सी जगह है? केप ऑफ गुड होप। हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। केप ऑफ गुड होप जो होता है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ
गुड होप, उसको हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरीप, आगे अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो क्या होता है कि साउथ अफ्रीका तक यहाँ आया, यहाँ से पहले, इससे पहले वास्को डी गामा से पहले एक बंदा और आया था जो यहीं से वापस चला गया था इस रास्ते को डिस्कवर करके आधा। मतलब अगर पूछा जाता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप या द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप, तो नाम किसका आएगा, बार्थोलोमो डियास, ये लिखा हुआ है। केप ऑफ गुड होप नाम का रास्ता पोर्टुगीज एक्सप्लोरर डियागो काओ explored the African coast south to present day Namibia and Bartholomew Dias found the Cape of Good Hope in 1488। ठीक, तो यहाँ लिखा है पुर्तगाली खोज करता था जिसका नाम था डियागो काओ, उसने वर्तमान नामीबिया के दक्षिण अफ्रीकी तट की खोज की थी, मतलब नामीबिया जहाँ पर है उस एरिया को उसने डिस्कवर किया था। उसके बाद बार्थोलोमियो जो लिखा मिले डियास ने 1488 में केप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में आशा अंतरीप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशा अंतरीप, इसको डिस्कवर किया। कहां तक, यहां तक का रास्ता, यहीं से वापस चला गया, 1488 में आया था। इसी रास्ते पर यहां तक आया कौन, ये वास्को डी गामा इसी रास्ते से बढ़ता हुआ इसी अफ्रीका वाली जगह पर इसको एक बंदा मिलता है इंडिया का, गुजराती एक सेलर था, नाविक था, जिसका नाम था अब्दुल मलिक, आगे पढ़ाऊंगा उसको। तो उसकी हेल्प से इंडिया तक पहुंचा, और कहां पहुंच गया, ये एरिया हमारा है नजदीक में, ये आपका कालीकट वाला एरिया है। कालीकट, कालीकट का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, कालीकट का मतलब होता है, कोई बात नहीं जो पढ़े उसको भूल जाओ, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस करो बेटा, ठीक है, और बाकी वो मैं सब पढ़ाऊंगा आगे। तो कैलिकट जो है वो आपका केरल वाला एरिया है, तो केरल आया, यहीं से फिर कुछ दिन बाद वापस चला गया। अब इस पॉइंट पर वापस आएंगे हम लोग। अब देखिए, तो हमने यहाँ पर लिखा था कि इंडिया में जो सबसे पहले लोग आए वो है पोर्टुगीज, देन डच, देन ब्रिटिश, देन डेन, देन फ्रेंच, देन उसके बाद में लास्ट वाले आपके स्वीडिश। ठीक, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, ये दो आपको उल्टा लिखा मिलेगा, गुड इवनिंग बेटा, ये जो दो है ये कई बार आपको क्या लिखा मिलेगा, उल्टा लिखा मिलेगा। ये डच और ब्रिटिश जो थे वो दोनों आपको क्या लिखा मिल सकते हैं, उल्टे लिखे मिल सकते हैं, वो भी सही है। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन का इंडिया में सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखो, तो उसमें आएगा पहले पोर्टुगीज, देन डच, देन ब्रिटिश, देन डेनिश, देन फ्रेंच, देन स्वीडिश। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जो ये लोग आए थे उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस क्या है, तो उल्टा हो जाएगा, ब्रिटिश पहले आ जाएगा, डच बाद में चला जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द establishment of their companies, कहाँ, इंडिया में नहीं, अपने अपने देशों में, कंपनीज इन देयर कंट्रीज, मतलब सिंपल पॉइंट है, अपने अपने देशों में, अपने अपने देशों में अपनी कंपनियों की स्थापना अनुसार, अपनी कंपनियों की स्थापना अनुसार। क्लियर है पॉइंट, मतलब क्या होता है कि जो ये लोग थे, इसमें जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ने अपनी कंपनी बनाई थी 1600 में, बट आने में थोड़े लेट हो गए, उनसे पहले डच इंडिया में एंटर कर गए, इसलिए एडवेंट के अकॉर्डिंग डच पहले आएंगे और कंपनी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पहले आएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेम टू सेम ऐसा ही रहेंगे। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में प्रवेश निम्नांकित क्रम में हुआ, सबसे पहले पुर्तगाली, देन डच, देन अंग्रेज, देन डेनिश, देन फ्रांसीसी, देन उसके बाद में स्वीडिश। द यूरोपियन कंपनीज एंटर्ड इंडिया इन द फॉलोइंग ऑर्डर, पोर्टुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन डेनिश, देन फ्रेंच, देन स्वीडिश। अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में फिक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रामकुमार जी कोई दिक्कत नहीं, अर्जेंट काम में कर सकते हो आप। तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे बाद में कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, और 99% चांस आपको ऑप्शन में स्वीडिश नहीं मिलता, तो आपको फ्रेंच को टिक करना पड़ेगा, बट अगर स्वीडिश दे रखा है तो फिर स्वीडिश को टिक कर देंगे। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला सीक्वेंस है जो मैंने आपको कंपनी के अकॉर्डिंग समझाया, देखो सीक्वेंस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर कंपनीज, ये वास्को डी गामा का फोटो है बेटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अगर बात करें, अभी जो मैंने पीछे लिखा था ना कि कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब कंपनियों की स्थापना अनुसार, ये कंपनियों की स्थापना अनुसार सबसे पहले जो लोग हैं वो हैं आपके कौन, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन लोग हैं, पुर्तगाली थे, दूसरे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी है तो अंग्रेज, तीसरे वाले जो हैं वो आपके आते हैं डच, यही तो लिखा था कंपनी के अकॉर्डिंग, चौथे वाले डेन या डेनिश, और हाँ मैंने एक डेमो डाल रखा था जो पहले हुआ था, हो सकता है वो ये वाला हो, लेकिन उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे बेटा, उससे तो थोड़ा बहुत था। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रेंच, सबकी कंपनी को कॉमनली हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, तो फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, और उसके बाद में लास्ट वाले जो हैं वो हैं आपके स्वीडिश। लास्ट वाले कौन है, वो बेटा आपके स्वीडिश थे। स्वीडिश जो लोग थे उनका हमने लिखा था 1731 या 1734। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आपने इसमें क्वेश्चन पूछा आर्यन ने, हालांकि मैं बाद में इसको बताता, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं, आपने पूछ लिया तो। देखो किसी भी देश के अंदर आप अपना मैप देखो एक बार, यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये आपका पोर्चुगल जहाँ दिखाई दे रहा है ये यूरोप है ना, ये यूरोप है, और ये वाला जो एरिया ये आपका एशिया वाला एरिया, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, हाँ 31। तो जो एशिया, इसी में हमारा इंडिया पड़ता है। अगर यूरोप के लोग इंडिया या इंडिया की तरफ ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन का किधर है उनका, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको देखना चाहें तो लगभग ईस्ट में पड़ता है। इसका मतलब उन्होंने जो कंपनी का फाउंडेशन रखा था ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडीज कंपनी, उसके पीछे का मेन रीजन था आर्यन जी, क्योंकि ईस्ट के कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, ईस्ट के देशों के साथ, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है, इसलिए कंपनीज को नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम उनके ईस्टर्न साइड में है, वो हमारे वेस्टर्न साइड में है, इसलिए उनको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए, तो ये पॉइंट आ गया। अब हमने बात की थी कि सबसे पहला जो बंदा है वो कौन था, वास्को डी गामा, इंडिया तक जो पहुंचा था। तो वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब हम वन बाय वन सीक्वेंस में पढ़ते हैं भाई, अब हम लोग वन बाय वन इनको एक बार सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले एक और चीज मैं आपको ऐड करूंगा। क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये जो लोग थे ये इंडिया में इन्होंने अपने जो सेटअप लगाए थे, जो इनकी फैक्ट्रीज बनाई गई थी, वो कहाँ कहाँ पर बनाई गई थी। तो देखो सबसे पहले हमने किसकी बात की, पोर्चुगीज, ऐसे नहीं लिखते, दूसरे तरीके से लिखते हैं, थोड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा, ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन आता है इन लोगों की सबसे पहली फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ थी, तो फर्स्ट फैक्ट्रीज ऑफ ऑल
सभी की, ये जितनी भी थे हमने सभी की प्रथम फैक्ट्री रिया बेटा पढ़ेंगे, उससे आएंगे प्रथम फैक्ट्री, सब ऑल कंट्रीज। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने बात की थी भाई सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले अभी आपने लिखा था कौन से, पोर्चुगीज। सबसे पहले जो लोग आए थे वो कौन से, वो थे पोर्चुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगाल ने जो अपना सबसे पहला फैक्ट्री बनाया था वो बनाया था कोचीन में। क्या बनाया था, कोचीन में बनाया था बेटा, जिस कोचीन को आज आप किस नाम से जानते हो, कोच्चि के नाम से जानते हो। कहाँ पर है, केरल में, सूरत में नहीं था, सूरत वाला ब्रिटिश का था और फ्रांसीसियों का था। दूसरे नंबर पे जो लोग थे वो कौन लिखे थे हम लोगों ने, सेकंड नंबर पे लिखे थे हम लोगों ने डच। डच की जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो थी मसूलीपट्टनम। कहाँ पर थी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को एक और नाम से आप लोग जानते हैं, मछलीपट्टनम। क्या नाम से जानते हैं, मछलीपट्टनम। या तो आपको लिखा मिलेगा मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, और या तो फिर आपको लिखा मिलेगा मछलीपट्टनम। उसके बाद तीसरे वाले जो है, थर्ड वाले, उसमें किसका नाम आता है, थर्ड है, मतलब सबसे पहले वाले कौन हो गए, हाँ ये आंध्र प्रदेश में बेटा, ये वाला जो एरिया ना ये आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पे हम लोगों ने जो लिखे थे वो कौन लिखे थे भाई, थर्ड पे हमने लिखे थे कौन, ब्रिटिश, अंग्रेज। ब्रिटिश की जो सबसे पहली कंपनी बनती है, सबसे पहली फैक्ट्री बनती है वो बनती है आपकी सूरत में। कहाँ पे बनती है, सूरत में बनती है। फोर्थ नंबर पे जो लोग आते हैं वो हमने फिर कौन लिखे थे, डेन या डेनिश, जो भी आपको लिखा मिले, डेन या तो फिर डेनिश, डेनमार्क वाले लोग। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी कहाँ पर, ट्रैंकोबार। कहाँ पर थी, ट्रैंकोबार, ट्रैंकोबार, हाँ सूरत गुजरात, सूरत बिल्कुल सही है, गुजरात। और ट्रैंकोबार जो है उसका नया नाम है, चेंज हो चुका है ट्रैंकोबार का नाम। इसका अभी जो फिलहाल नाम है इसका ट्रैंकोबार का, उस जगह का नाम है थारंगमबाड़ी, थारंगम। सिरंग बेटा मछलीपट्टनम अभी तो लिखा है पीछे आंध्र प्रदेश में, थारंगम मैं एक बार फिर से बता दूंगा, थारंगमबाड़ी, ठीक है ना, थारंगमबाड़ी। जो थारंगमबाड़ी है उसी को हम लोग ट्रैंकोबार के नाम से भी जानते हैं। और फिफ्थ नंबर पर फिर कौन थे आपके, फ्रेंच थे, फ्रांसीसी। तो जो फ्रेंच हैं, जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी भी कहाँ पर, सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं। सूरत, ये वाला जो एरिया ना थारंगमबाड़ी, ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और फ्रांसीसियों का भी कहाँ पर था, सूरत गुजरात में। सिक्स नंबर पर जो लोग थे, स्वीडिश ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिया में रहे नहीं, इसीलिए इंडिया में उनका प्रॉपर कोई सेटअप नहीं बन पाया। इन्हीं सब लोगों की हेल्प से थोड़ा बहुत ट्रेड किया करते थे इन लोगों ने। स्वीडिश ने अपना जो बनाया अपने देश से काम चलाते रहे, नाम था गोहनबर्ग। क्या नाम था, गोहनबर्ग। आज इसका नाम गोथेनबर्ग लिखा मिलता है। अब देखो वन बाय वन एक बार फिर से सबको समझो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं सभी की अगर प्रथम फैक्ट्री की बात करें, पहली चीज एक दिमाग में फिक्स कर लो, फैक्ट्री कहने से फैक्ट्री नहीं हो जाती है, मतलब इनकी जो फैक्ट्री है कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का मतलब वो जगह होती है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये लोग कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे, कोई उत्पादन नहीं करते थे। फिर क्या होता था, फैक्ट्रीज को जस्ट जैसे गोडाउन होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, स्टोर रूम होते हैं, उसकी तरह यूज किया करते थे। जो भी कोस्टल एरिया होता था, आप कॉमन चीज का देखोगे, केरल कोस्टल एरिया है, ये आंध्र प्रदेश है आपका, ये वाला आंध्रा, ठीक। तो कोस्टल एरिया में एक एक बहुत बड़ा कोई घर टाइप का ले लिया करते थे, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इजीली अपना सामान रख पाए, ठीक है। तो उसको कोठी भी बोल देते हैं, उसको फैक्ट्री भी बोल देते हैं, उसको कारखाना भी बोल देते हैं, उसको प्रारंभिक ऑफिस भी बोल देते हैं, कार्यालय भी बोल देते हैं, प्रारंभिक राजधानी भी बोल देते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। बट यूज होता था एज अ गोडाउन, गोदाम की तरह यूज करते थे, वेयर हाउस की तरह यूज करते थे। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब कभी कभी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोच्चि को हम किस नाम से जानते हैं, कोच्चि को हम किस नाम से जानते हैं, अभी बात करेंगे बेटा, है ना। अभी हम बात करेंगे क्या है रीजन इसके पीछे का, निशा। तो क्या होता है या क्या इन्होंने किया, ऐसा नहीं कि प्रॉपर सब कुछ साउथ में, कुछ ईस्ट में, कुछ वेस्ट में, कुछ साउथ में। तो जो कोच्चि है उसको क्या कहते हैं, कोच्चि इज फेमस एज, कोच्चि इज फेमस एज द क्वीन, कोच्चि इज फेमस एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोच्चि को क्या कहते हैं, अरब सागर की, अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज। तो फिर से देखो, पुर्तगाली लोगों ने अपना जो पहला फैक्ट्री बनाया वो बनाया था कोचीन में, हालांकि आया था वास्को डी गामा कालीकट में, बट वहाँ फैक्ट्री नहीं बना पाए, ठीक। डच जो लोग थे जो कि आपके कहाँ से आए थे, नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे, उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी अपनी मसूलीपट्टनम में, इसी को हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, जिसकी लोकेशन आपकी आंध्र प्रदेश होती है। तीसरे वाले लोग हैं ब्रिटिश या अंग्रेज, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत जो कि कहाँ पर है, गुजरात में, यहाँ पर बनाई थी। डेन या डैनिश जो लोग थे उनकी पहली फैक्ट्री थी ट्रैंकोबार, जिसे आज आप थारंगमबाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाले जो लोग थे उनका वो फ्रांसीसी जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री बनाई थी वो आपकी कहाँ पर थी, सूरत में थी। और देन उसके बाद में स्वीडिश, स्वीडिश की जो पहली फैक्ट्री वो आपकी होती है गोहनबर्ग, किसमें होती है, गोहनबर्ग में थी, जो कि कहाँ पर है, यही है स्वीडन में ही, इंडिया में सेटअप नहीं बना पाया, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन सबको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते रहना बेटा, बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अगर भरोसा रखोगे तो। ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं भाई, फिर तो इधर उधर भटकते रहोगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वन बाय वन सबको देखेंगे। पुर्तगाली, पहला पॉइंट है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। एक्चुअली रॉन्ग है, हालांकि लिखा ऐसे ही मिलता है, बट भारत की खोज नहीं की, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। भारत के बारे में पहले से नोन थे लोग, क्योंकि अलेक्जेंडर भी यूरोप से ही आया था, रास्ते की खोज की, ठीक। तो पॉइंट सीधा सीधा ये होना चाहिए कि पोर्चुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट, द सी रूट इन 1498। अब देखिए एक पॉइंट है, जो वास्को डी गामा है भाई, पहले हम उसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे। जो वास्को डी गामा था उसके बारे में, वास्को डी गामा जो था, हमने रूट तो आपको दिखा दिया किस रूट से आया, उसी रूट से वापस भी गया था। तो वास्को डी गामा जो था इंडिया में पहुंचता है कहाँ पर, कालीकट। तो पॉइंट आता है कि वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट, वास्को डी गामा वॉज द
फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट विद द हेल्प ऑफ एक बंदे ने इसके लिए गाइड का काम किया, रास्ते में मिल गया था। विद द हेल्प ऑफ हिज गाइड, क्या नाम था अभी बताया था मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले। विद द हेल्प ऑफ हिज गाइड अब्दुल मजिद, या फिर लिखा मिलेगा मानिक। कौन था? इंडिया का ही था, गुजराती था। तो वास्को डी गामा, हाँ बिल्कुल ठीक है। मानिक भी लिखा मिल जाता है, माजिद भी लिखा मिल जाता है, मानिक भी लिखा मिल जाता है। वास्को डी गामा प्रथम यूरोपियन था जो कि समुद्री रास्ते से भारत आया अपने गाइड किसकी सहायता से? अब्दुल, या तो लिखा मिलेगा माजिद और यहाँ लिखा मिलेगा बेटा मानिक, जो लिखा मिले चलेगा, की सहायता से। तो था कौन? ये पोर्तुगीज था, पुर्तगाली था। कब आया था? 1498, 1498 में। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके शिप का नेम क्या था, तो नेम ऑफ हिज शिप वाज, क्या नाम था? साउ डी गैब्रियल। एक सेकंड, साउ डी गैब्रियल। ठीक है। उसके जहाज का नाम साउडी गैब्रियल था। साउडी गैब्रियल कई बार आता है इसके शिप का नेम। कुछ शिप आपको मॉडर्न हिस्ट्री में याद करने पड़ेंगे, जो मैं लिखाऊंगा वो याद कर लेना, काम चल जाएगा। साउडी गैब्रियल। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सिंपल सा पॉइंट है, क्या था? नेम ऑफ शिप वाज साउडी गैब्रियल। अब जब ये इंडिया आया तो भाई इंडिया कहीं ना कहीं तो आया होगा, तो सबसे पहले इसने एंटर किया कहाँ पर? कालीकट। तो पॉइंट है कि व्हेन ही रीच्ड एट कालीकट जो है बेटा उसका न्यू नेम है आज का कोझिकोड है। आज जो कालीकट उसे किस नाम से जानते हो? कोझिकोड है। तो व्हेन ही रीच्ड एट कालीकट, और कोझिकोड कहाँ पर है? केरला। हिज वेलकम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय किंग ऑफ कालीकट नाम था उसका। जे से लिखा मिलता है कभी जमोरिन, और कई बार जेड से भी लिखा मिल जाता है, जो भी लिखा मिले जमोरिन। तो जब वह कालीकट पहुंचा उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के शासक, उसका स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया। ठीक, वहाँ का शासक था जमोरिन। कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था, ये 20-25 लाख का क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी आता है। अब क्या हुआ, कुछ दिन यहाँ पर ये रहा। जब यहाँ से वापस चला गया तो वापस जाते टाइम पर बहुत सारे मसाले इसने खरीदे और मसालों को ले जाकर अपने देश में सेल किया, बेचा। इन रिटर्न ही बॉट स्पाइसेस फ्रॉम, एग्जाम में आता नहीं लेकिन लगभग 8-9 महीने बताए जाते हैं बेटा रोहित। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पहुंचा, भटकते भटकते पहुंचा है, तो डेज नहीं आते कभी भी। और वैसे भी कंट्रोवर्शियल है आज तक, ये तक इसमें कंफ्यूजन है किस डेट को पहुंचा था। कुछ बुक्स में लिखा मिलता है 17 मई, कुछ में लिखा मिलता है 20 मई। इस तक में भी दिक्कत है। ठीक है, तो जो डिस्प्यूटेड चीज होती है वो कभी एग्जाम में नहीं बनती। तो इन रिटर्न ही बॉट स्पाइसेस फ्रॉम केरला एंड सोल्ड इन यूरोप। बाय दिस ही बॉट, क्या कोई बफरिंग जैसी हो रही है? बाय दिस ही अर्नड 60 टाइम्स, अप्रॉक्स है ये। कुछ बुक में 63 लिखा मिलता है, किसी में 49 लिखा मिलता है, तो 60 टाइम्स प्रॉफिट। वापसी में उसने उससे पहले भी तो था रिया। ठीक है, तो वापसी में उसने यहाँ से मसाले खरीदे, यहाँ से क्या खरीदे? मसाले खरीदे तथा उन्हें यूरोप में बेचा। हाँ ये में आया था, एक कंफर्म है बिल्कुल। तथा उन्हें क्या किया? यूरोप में बेचा। इसके द्वारा उसे लगभग कितना? 60 गुना लाभ हुआ। इसके द्वारा उसे लगभग 60 गुना लाभ हुआ। अच्छा अब आए हो, आप तो पहले आ गए थे। वो हो जाता है बेटा कभी कभी ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसने सोचा भाई इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। एक्चुअली जब यहाँ से जा रहा था तो मसाले खरीदने का ये मकसद नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, दिमाग में ये था कि आने जाने का खर्चा निकल आएगा। आने जाने का क्या होगा? खर्चा निकल आएगा, एक्सपेंस पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसने मसाले खरीद लिए। इसको ये नहीं पता था इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था बेटा। उस टाइम पे गोल्ड लेते थे, मतलब मसालों के बदले में गोल्ड के सिक्के हमको देके गए थे। मतलब गोल्ड की कीमत से हम लोगों ने चीज़ खरीदी थी। ठीक है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गोल्ड देकर मसाले खरीदे गए। अच्छा अभी मैसेज आया, इसका मतलब कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, आपकी रेगुलर जो क्लास जिस दिन होती है उस दिन तो फिक्स सही है। आपकी जो रेगुलर क्लास है जिस दिन होती है उस दिन तो फिक्स सही है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसने सोचा भैया फिर से चलते हैं। कुछ दिन के बाद इंडिया फिर आ गया, टोटल मिला के 3 बार इंडिया आया। देन क्या कहते हैं, ही विजिटेड
इंडिया, ही विजिटेड इंडिया 3 टाइम्स, थ्राइस। वह कुल 3 बार, वह कोई बात नहीं पढ़ लो, आप लोग पहले से आ गए थे, अच्छी बात है। वह कुल 3 बार भारत आया, वह कुल 3 बार भारत आया, और उसकी डेथ भी कहाँ होती है? इंडिया में। एंड डाइड इन 1524 इन कोचीन, 1524 in Cochin, and died in 1524 in Cochin when he was serving as the Portuguese governor in India, Portuguese governor in India। तथा उसकी मृत्यु 1524 में भारत में ही हुई, जब वह एक पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। हाँ, वहीं दफना दिया गया, के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन ध्यान रखना, पहला गवर्नर नहीं है बेटा, ये गवर्नर के रूप में कोई और पहले आ चुका है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जब इसकी दूसरी यात्रा हुई थी तो उसी के बाद में गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की गई थी। अगर इसकी टोटल यात्राओं की बात करें तो सबसे पहली वाली थी इसकी 1498 में एज ए एक्सप्लोरर, खोजकर्ता के रूप में, फर्स्ट। दूसरी वाली जो है इसकी 1502 में है, सेकंड वाली, और थर्ड वाली इसकी है 1524 में। ठीक, तो 3 है, ये 3 आपकी 3 बार मतलब टोटल मिला के ये इंडिया आया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना, जिसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है आपका 1505 टू 1509। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, या पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसके टाइम पर जो कैपिटल इन्होंने बना के रखी थी वही थी जहाँ पहली फैक्ट्री बनाई थी, कोचीन, उसी को पहला इन्होंने अपना कैपिटल भी बनाया था, फर्स्ट कैपिटल कह सकते हो। ठीक, ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। उसने नीले पानी या शांत पानी भी कह देते हैं इसको, शांत पानी की नीति क्या की? प्रारंभ की। हाँ, सागर का स्वामी कहते हैं इनको। क्यों की थी भाई? ये कहता था बिकॉज या अंडर दिस पॉलिसी everybody had to pay टैक्स और एंट्री फी। हाँ, ये लिखा तो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उसी का बेटा है। तो अंडर दिस पॉलिसी एवरीबडी हैड टू पे टैक्स और एंट्री फी टू पोर्चुगीज। क्यों? टू यूज सी रूट। तो इस नीति के अंतर्गत गुड इवनिंग शिवम जी, इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक को समुद्री रास्ते को आने के जस्ट बाद में स्टार्ट कर दिया था बेटा, को प्रयोग करने के लिए। और ईयर देखो उतने याद करना जितने मैं बताऊंगा, बहुत सारे ईयर हो जाएंगे। अगर ईयर के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इंपॉर्टेंट वाले आपको जो मेन फोकस करता रहूँ उसको ध्यान देते रहो। ठीक है, तो समुद्री रास्ते को क्या होता था इस नीति के अंतर्गत, प्रत्येक को समुद्री रास्ते को प्रयोग करने के लिए गुड इवनिंग, काफ़ी लेट हैं आप लोग। एक कर मतलब क्या होता है? टैक्स। मतलब क्या होता है? प्रवेश शुल्क के रूप में देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया था समुद्र पे। कहते थे भाई समुद्र के रास्ते की खोज हमने की है, तो समुद्र किसका हो गया? कोस्ट किसका हो गया? सी रूट किसका हो गया? हमारा हो गया। तो प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। तो ये सारा जो काम किया है वो किसने किया? ये काम किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम का जो बंदा था, वो ये वाला है। क्यों, क्या हुआ भाई? कौन जा रहे हैं? गुड नाइट मोहम्मद मोइनुल हक साहब, क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं? दूसरा जो आता है सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर वाज अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकंड है बेटा ये वाला, है ना। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जो था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह 1509 से 1515 तक भारत में इस पोस्ट पे रहा। ठीक, वहाँ उस टाइम पर नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था बेटा। उसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर उसे प्रमुख पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र बनाया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द एक्चुअल या रियल founder of the Portuguese Empire in India. He lived in India from 1509 AD to 1515. He took over Goa in 1510 and made it a major Portuguese trading center. अब बात आती है गोवा इसने किससे छीना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मतलब है ही कैप्चर्ड गोवा। क्वेश्चन आता है किससे छीना? तो ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम अब्दुल या यूसुफ आदिल शाह किंग ऑफ बीजापुर, नॉट मिर्जापुर, किंग ऑफ बीजापुर इन 1510। तो उसने, हम बात कर रहे हैं अल्बुकर्क के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसने 1510 में किससे? बीजापुर के शासक, उसने 1510 में बीजापुर के शासक अब्दुल या यूसुफ आदिल शाह
से क्या किया, गोवा छीन लिया, से गोवा छीन लिया। अनिल शाह नहीं, धन्यवाद डिम्पल बेटा, धन्यवाद। से क्या किया, गोवा छीन लिया। स्टार्टिंग में बताया था हर्ष भाई, गोवा में इनका या इंडिया में आने का जो मेन रीजन था वो था व्यापार करना। अभी बताता हूँ, चलो एक बार और अच्छे से बताता हूँ। तो उसने 1510 में बीजापुर के शासक अब्दुल या यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत में पुर्तगाली व्यापार या साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। एंड गोवा बिकेम द परमानेंट कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। कब, इन 1530, which was set up by the new governor, नाम था उसका नूनो डी कूना तथा गोवा हाँ आज भी है, तथा गोवा 1530 में भारत में पुर्तगालियों की क्या बना, स्थायी राजधानी। अभी बताया था बेटा शिवांगी, लेट थे क्या, पहली पोर्चुगीज कैपिटल वही वाली है जो कोचीन बताई थी। अच्छा नहीं गए, लेकिन जा क्यों रहे थे ये तो बताओ, मुझे लगा आप जाने वाले हो। वो डायरेक्ट मतलब मैं यही समझ लेता हूँ, भारत में पुर्तगालियों की स्थायी राजधानी बना, ठीक है, जिसे एक नए गवर्नर, नाम बड़ा अजीब सा है, नूनो डी कूना या नूनो डी कूना भी लिखा मिलता है, जिसे एक नए गवर्नर नूना डी कूना ने स्थापित किया। पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो एक बार फिर से देख लो, जो हमने पूरा पॉइंट पढ़ा है 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, नहीं रिवाइज अभी नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले। अब जो गोवा था, गोवा इनके अंडर में कब आया भाई, 1510 में कैप्चर किया गोवा को, ठीक, कैप्चर्ड। 1530 में क्या बना, कैपिटल, और 1961 में क्या हुआ, गोवा बिकेम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, ध्यान से देखना कि इंडिया में सबसे पहले आए कौन थे, 1498 में वास्को डी गामा आया था, पोर्चुगीज आए थे। इंडिया से सबसे बाद में गए कौन है, तो वो भी कौन है, पोर्चुगीज है। तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, कई बार आता है कि फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। सिंपल, सबसे पहले आए सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए, अभी बात कर रहे हैं ना बेटा, सबसे बाद में गए। नेक्स्ट वाली हमारी स्लाइड वही है, सबसे बाद में गए, सबसे बाद में गए। एक लव कुश और पढ़ता है मेरा भाई स्टूडेंट, बीपीएससी का 7.5 का बैच चल रहा है, उसमें उसका नाम लव कुश चौहान। चलिए आते हैं, अब देखिए भाई ये लिखा है 9 दिसंबर। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, गोवा का जो लिबरेशन डे है, गोवा का स्वतंत्रता का दिवस जो है वो 19 दिसंबर 1961। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने 1510 में जीत लिया था, है ना, छीन लिया था। और 1961 में 1961 में 19 दिसंबर को 18-19 दिसंबर 2 दिन का एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था, ऑपरेशन विजय। तो अभी पढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इट बिकेम, मतलब गोवा की बात कर रहे हैं, इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1961 बाय अ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, नेम्ड ऑपरेशन विजय। तो यह है, मतलब गोवा की बात कर रहे हैं, 1961 में स्वतंत्र हुआ भारतीय सेना के एक अभियान के द्वारा। जाने ही वाले नहीं थे, जाने को तैयार ही नहीं थे, भारतीय सेना के एक अभियान के द्वारा। अभी आप में से किसी बच्चे ने पूछा था, अभियान द्वारा, जिसका नाम ऑपरेशन विजय था, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन, कोड नेम रखते हैं ना, ऑपरेशन विजय। और एक और चीज़ मैं यहीं पर बता के खत्म कर देता हूँ, फिर बात कर लेंगे आगे, क्योंकि अभी किसी बच्चे ने जो पूछा था। ऑपरेशन विजय और भी बाद में यूज़ हुआ है, तो ऑपरेशन विजय वॉज ऑल्सो यूज्ड इन कारगिल वॉर, पूजा बेटा, पोर्चुगीज वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, पोर्चुगीज सबसे पहले आए सबसे बाद में गए। कारगिल वॉर 1999, तो इसी नाम से ऑपरेशन विजय। आपने कहाँ पे किया था भाई, हमने कहाँ किया था, कारगिल युद्ध में, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध में भी प्रयोग में लाया गया, ठीक। तो वो आपका 1999 में है, ठीक है। एयरफोर्स का भी रोल है, ऐसी बात नहीं है, हाँ, इसके एक साल बाद भी नहीं, कुछ ही समय के बाद समझ लो। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बच्चे ने अभी कहा था कि सर इनके इंडिया में आने का मकसद क्या था। तो देखो भाई सीधी बात है, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर, ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने कहा था कि सर क्यों आए थे ये लोग, तो उस पॉइंट का आंसर आपका ये होता है कि इंडिया में या इंडिया के आसपास के जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ आने का मेन मकसद क्या था कि यूरोप के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो
अभी बात कर रहे हैं, देखो इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर जो भी कंट्री, वहाँ आने का मेन मकसद क्या था कि यूरोप के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई, बहुत सारा क्या किया, प्रोडक्शन किया, बहुत सारी चीज़ों का क्या किया, प्रोडक्शन किया। तो जो प्रोडक्शन किया था, जो उत्पादन किया था, उस उत्पादन को खपाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए इनके पास कोई भी जगह नहीं थी। इनके पास कोई जगह नहीं थी, क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। तो यूरोप छोटा कॉन्टिनेंट है, एशिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या, ऐसी वाले देशों की तलाश थी जहाँ पर अपना ये जो भी सामान था उसको प्रॉपरली क्या कर पाए, कंज्यूम कर पाए, मतलब जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उनको सेल कर पाए। तो इनको पता था कि भाई इंडिया नाम का एक देश है, बट इंडिया में पहुंचने का समुद्री रास्ता नहीं पता था। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को, प्रोडक्शन को आप लेके जाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं, अब अमेरिका से कोई बंदा है, यूरोप से कोई बंदा है, तो कैसे आएगा? सर पे रख के लाएगा क्या? नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? सी रूट होता है। तो सी रूट की अभी देखो बेटा, सही चल रहा है, ऑल ओके है अभी फिलहाल, देखना एक बार। अरे ना, हाँ लेकिन मैं उसे चलाया, चल जा रहा है थोड़ा, एक बार देख लेना है तो अगर होता है तो, हाँ, हो जाएगा ना बेटा। देखना क्लास अभी आई, वो एक्चुअली वाईफाई चला गया भाई, वाईफाई चला गया, अभी कनेक्ट करते हैं, बताते हैं अभी। हम्म, आजकल क्या थोड़ा मौसम मौसम खराब चल रहा है, अब सही है फिर भी, तो ठीक है, मैं तब तक स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन ठीक चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है कि इंडिया या इंडिया जैसे देशों में आने का मेन मकसद था कि जो भी इनका प्रोडक्शन होता था उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़े बड़े मार्केट ढूंढना चाहते थे। आज भी ऐसा ही होता है, इंडिया के साथ जो अच्छे संबंध रखते हैं, इंडिया के साथ में अदर कंट्री जो अच्छे रिलेशन रखते हैं, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उनको मोदी जी से कोई विशेष मोहब्बत है या भारतीयों से कोई विशेष लगाव है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, नहीं नहीं, मैंने हॉटस्पॉट ले लिया बेटा, मैंने हॉटस्पॉट ले लिया, मेरे पास है, वो दूसरा वाला कनेक्शन है, उसमें से हो जाएगा काम, चिंता ना करो। तो क्या हुआ कि ये जो लोग थे, यहाँ आने का जो मेन मकसद था, या आज भी आने का जो मेन मकसद होता है, वो क्या होता है, व्यापार करना, ट्रेड करना, ठीक है। तो खोजा गया रास्ते को, डिस्कवर किया गया, किसकी वजह से, ट्रेड करना मेन पर्पज है, व्यापार करना मेन पर्पज है, ठीक है। हमने क्लास को जो स्टार्ट किया था वो यहाँ से स्टार्ट किया था कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज, पुर्तगाली, दूसरे नंबर ब्रिटिश, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेन, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। पुर्तगाली जो लोग थे 1498 में आया था वास्को डी गामा, देन डच 1602, 1608 में ब्रिटिश, उसके बाद 1616 में, ओके ठीक है, डेन, फ्रेंच 1664 में, और स्वीडिश जो थे वो आपके आए थे 1731 में। इनका जो उल्टा मैंने लिखा है डच और ब्रिटिश का, तो वो हमने ये लिखा है कि ब्रिटिश लोग पहले और डच बाद में, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर कंपनीज इन देयर कंट्रीज, अपने अपने देशों में अपनी कंपनियों की स्थापना अनुसार जैसे जैसे उन्होंने काम किया। हाँ, थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, हो सकता है हल्का फुल्का जो बफरिंग हो सकता है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ दूसरे कनेक्शन से, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, ये हमने बात करी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, सारे के सारे लोग आए थे, ठीक। पहला जो बंदा था जिसने इस रूट को खोजा गया था, जिस रास्ते को यूज करता वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, उस रास्ते का क्या नाम था, उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप।